वेलकम वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इकोनोमेट्री को लेकर है। आज हम इकोनोमेट्री में जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट एस्टिमेशन टेक्निक्स। बेसिकली देखिए इकोनोमेट्रिक में जो है वो आपको बहुत जबरदस्त किस्म का एक चैलेंज मिलता है जब आपके पास बहुत सारी एस्टिमेशन टेक्निक्स मौजूद हो और आपको ये बात पता ना हो कि आपने जो चीज प्रॉब्लम को फाइंड करना है वो प्रॉब्लम किस एस्टिमेशन टेक्निक से आएगी। तो इसके लिए आपको बहुत सारे मॉडल्स के अंदर से अपने वेरिएबल को कलेक्ट करना पड़ता है, जिसके लिए क्या करना पड़ता है कि नया मॉडल रिप्रेजेंट करना पड़ता है उन तमाम वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए। बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए इसीलिए इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है क्योंकि उनको इतने सारे मॉडल्स पढ़ने पड़ते हैं तो टेंशन में आ जाती है यार इतने सारे मॉडल्स को कैसे पढ़ा जाएगा या किस तरह पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल हम यहाँ इसकी डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं और किस तरह से एक कितनी टेक्निक को सिलेक्ट किया जा सकता है बीइंग ए इकोनोमेट्रिक मॉडल। स्टूडेंट्स को करना ये होता है कि उनको अपने डेटा को देखना होता है कि उनका जो डेटा है वो किस तरह का एनालिसिस दे रहा है। लेकिन सबसे पहली बात मैं यहाँ स्टूडेंट्स करता चलूं कि डेटा का जो सबसे पहली कंडीशन है वो क्या है। बेसिकली आपने करना ये होता है, आपने देखना होता है कि आपका डेटा किस नेचर का है। अगर वो टाइम सीरीज डेटा है तो उसके लिए ऑटो रिग्रेशन मॉडल बहुत अच्छा रहेगा, प्रोपोर्शनेट रहेगा। ठीक है, आप उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपकी इक्वेशन बहुत अच्छे से निकल आएगी। फिर अगर हम दूसरी बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे ऐसा नहीं होता, बहुत दफा चेंजेस आ जाती है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को जब उनका डेटा होता है उसके डेटा के नेचर के ऊपर आपको जो है वो पता चलता है कि आपने क्या डिटरमाइन करना है। जैसे कोई क्रॉस सेक्शनल डेटा है तो क्रॉस सेक्शनल डेटा के लिए आपके पास जो मॉडल होता है वो आपके पास ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मॉडल बहुत अच्छा रहता है। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मॉडल से क्या करते हैं कि आपको जो क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है जिसमें बहुत ज्यादा डिच पिच होता है डेटा, उस डेटा को समझने के लिए ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करते हैं। तो ये आपके लिए बेटर रहता है। फिर अगर आप उसके अंदर डेटा के अंदर देखते हैं कि आपके अंदर कोई और किस्म का मॉडल है तो उस मॉडल को भी आप वहां अप्रोप्रिएट तरीके से यूज कर सकते हैं क्योंकि आपका डेटा ही डिफाइन करता है कि आपका जो मॉडल है वो किस तरह से वेरीफाई करेगा या उसकी क्या टेक्निक्स होंगी, किन टेक्निक्स के ऊपर हम उसे डील करेंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट होता है जो स्टूडेंट को समझना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स को ये बात यहाँ डिस्कस करता चलूं कि आपने अब करना क्या है, आपने अपने मॉडल की कॉम्प्लेक्सिबिलिटी को चेक करना है कि आपके पास कितना कॉम्प्लेक्स मॉडल है और उसके कितने अजम्पशंस कहाँ कहाँ मैच करें। देखिए अगर कोई लीनियर मॉडल है, लीनियर मॉडल कौन सा होता है कि स्टेट मॉडल होता है, तो उसके लिए आपने कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना है। उसके लिए आप कोई ऐसा मॉडल ले सकते हैं जैसे ओएलएस है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मॉडल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिग्रेशन मॉडल का ओएलएस है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं जब आप लीनियर इक्वेशन के ऊपर काम कर रहे हो। लेकिन जब वो नॉन लीनियर होगा और वायलेशन कर रहा होगा ओवरलेस रिग्रेशन मॉडल की, तो आप उसकी जगह नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल यानी नॉन लीनियर स्क्वायर मॉडल ले सकते हैं। ठीक है, नॉन लीनियर स्क्वायर मॉडल इस तरह से यूज किया जा सकता है कि जब आपकी इक्वेशन ही लीनियर नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने उस मॉडल में तब्दीली कर देना, चेंज कर देना, तो इससे भी आपका एक प्रोपोर्शनेट मॉडल आपको वेरीफाई हो जाए। आपके पास क्या होता है कि अब आपके पास एक ऐसा मॉडल आ जाता है, कंफ्यूजन आ जाती है, इंडिविजुअलिटी आ जाती है, इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल होते हैं। इंडिविजुअलिटी में प्रॉब्लम क्या होता है कि इंडिविजुअलिटी में जो आपका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होता है जिससे आप मॉडल को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं वो मॉडल आपका जो है किसी एरर टर्म के साथ कोरिलेट करने लगता है। तो वहां आपको क्या करना पड़ता है, वहां आपको एक इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल रखना पड़ता है जिससे आप उसको बैलेंस कर पाते हो। यानी अगर आपने कोई देखिए लेट्स सपोज हमने क्या किया, हमने एक तराजू है हमारे पास, उस तराजू के अंदर हमने दो तरफ बार रख दिए। तो अब हमारे पास क्या हुआ, हमने जब वेट देखा कि एक तरफ वेट ज्यादा हो रहा है, एक तरफ वेट कम हो रहा है, तो हम उस वेट को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर एक और बार रख देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे हमारा जो रिकॉर्ड होता है या हमारा जो मॉडल होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाता है। इसी तरह आपको चॉइस करनी पड़ती है जब आप वो देखते हो कि आपको यहाँ इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल की जरूरत है भी या नहीं है। ये चीज आपको जब आप मॉडल की सिलेक्शन कर रहे हो तो आपको जरूरत पड़ती है देखने की। अब आपके पास जो है वो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स के आपके पास एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपके पास मल्टी कोलिनियरिटी आ रही है। मल्टी कोलिनियरिटी क्या होती है कि बहुत सारे वेरिएबल एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा इंटररिलेट कर रहे होते हैं। तो बहुत ज्यादा वेरिएबल जब इंटररिलेट कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वहां पर हमारे पास एक मल्टी कोलिनियरिटी की पैदा क्रिएट हो जाती है।
जिसकी वजह से क्या होता है, हमें प्रॉब्लम हो जाती है अच्छे मॉडल को स्टिमुलेट करने की, वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके लिए कोई ऐसी वैल्यू को निकालना चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम देखना चाहिए जिससे हमारा क्या हो, जैसे रिज रेगुलेशन मॉडल है, अगर हम उसको लगा देते हैं तो वो बड़ा हमारे लिए काम करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, वो हमारे मॉडल को ऑपरेट कर देगा, क्योंकि रिज इक्वेशन जो मॉडल की रिज इक्वेशन निकलती है, वो रिज इक्वेशन आपको बहुत ज्यादा कंप्लीट करेगी। इस वक्त प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट, अच्छा, इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ कंपोनेंट क्या है कि वो भी एक तरह का रिज रिग्रेशन मॉडल ही है, उसको रिज रिग्रेशन मॉडल भी कहते हैं, कंपोनेंट प्रिंसिपल ऑफ कंपोनेंट रिग्रेशन मॉडल भी कहते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमारा जो सिस्टम होता है वो बहुत अच्छे से काम कर पाता है। हम उसको जब किसी इक्वेशन के अंदर बैलेंस करते हैं, रखते हैं, तो हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा एक्चुअल रिपोर्ट हो जाता है, रजिस्ट करने। आपको बताया कि अगर हम टाइम सीरीज एनालिसिस का कोई एनालिसिस कर रहे हैं, तो उस एनालिसिस के अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हमारे पास जो सिस्टम मौजूद होगा वो ये होगा कि हम ऑटो रिग्रेशन मॉडल को बहुत प्यार से यूज करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा मॉडल बहुत अच्छे से इवैल्यूएट हो जाएगा, बहुत अच्छे से कंसाइज हो जाएगा, और हमें समझ आ जाएगा कि हमारी जो नेचर ऑफ बिजनेस या नेचर ऑफ जॉब है वो किस तरह से डील की जा सकती है। तो ये हमारे पास कंडीशन क्लियर हो जाती है। उससे हम स्टूडेंट को ये समझा सकते हैं कि ऑटो रिग्रेशन मॉडल में क्या होता है कि जब आपका कोई वेरिएबल है वो कुछ हफ्ते बाद दोबारा उस पोजीशन पे आ जाता है या उस एंगल पर आ जाता है, तो वहां पर आपको क्या होता है, वहां पर आपको सिलेक्ट करने में आसानी हो जाती है कि आपका सिस्टम किस लेवल पर खड़ा है, कहाँ खड़ा हुआ है। तो ये सिस्टम आपका जो है इवेल्युएट करता है, और इस तरह से आपके सिस्टम को समझने में आपको आसानी हो जाती है स्टूडेंट्स को, कि टाइम सीरीज एनालिसिस के जब हम कोई कर रहे होते हैं, डेटा में कोई टाइम सीरीज एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो वहाँ ऑटो रेगुलेशन मॉडल रहता है। जब उस मॉडल को डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टेक्निक्स कैसे देखेंगी। अब क्या होता है, अब पैनल डाटा एनालिसिस। पैनल डाटा एनालिसिस क्या होता है कि आपके पास दो तरह का डाटा होता है, एक टाइम सीरीज एनालिसिस होता है और उसी के अंदर आपको क्रॉस सेक्शनल डाटा भी दिया जाता है। अब वो टाइम सीरीज एनालिसिस और जब क्रॉस सेक्शनल डाटा दोनों मिलते हैं, तो हमें वहां पर क्या करना होता है, हमें वहां पर कोई ऐसी टेक्निक यूज करनी होती है जिसे हम कह सकते हैं डायनेमिक पैनल डाटा मॉडल। यानी डायनेमिक पैनल डाटा मॉडल, यानी आप इस मॉडल के थ्रू क्या करते हो कि दोनों की जो स्टेबिलिटीज होती हैं डाटा की, वो आप एनालाइज कर सकते हो, बहुत अच्छे से इवेल्युएट कर सकते हो। तो ये तमाम टेक्निक्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम इंट्रोडक्टरी पेपर है, तो इसमें हम इसको इतना डिटेल में करेंगे, लेकिन हम फर्दर हम इसको अधिक एलाबोरेट करते चले जाएंगे, ओपन करते चले जाएंगे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। असल में ये मैनुअल इसलिए किया जाता है क्योंकि जो ह्यूमन होता है वो ह्यूमन अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग कर रहा होता है, क्योंकि मशीन तो अपनी ऑब्जर्वेशन कर रही होती है जो उसके बाद डाटा फीड होता है, लेकिन जो ह्यूमन एरर होते हैं, ह्यूमन एरर लाजमी तौर पर जरूरत पड़ती है। अगर अब हमने किसी भी मॉडल को, आप हमने करना क्या है, किसी मॉडल को हमने उसके कंपैरिजन कराना है और उसकी वैलिडेशन को चेक करना है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, लाइक्लीहुड रेशियो मॉडल होगा। लाइक्लीहुड रेशियो मॉडल का मतलब ये होगा कि हमारे पास लाइक्लीहुड रेशियो मॉडल मौजूद होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टेस्ट भी मौजूद होगा जो वर्ल्ड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। फिर हम उसको एक और नाम देते हैं इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया। तो ये तमाम जो टेस्ट होते हैं, ये हमारे किसी भी मॉडल के अंदर जो है उसके अंदर अमेंडमेंट करने के काम आ रहा होता है। हमें मॉडल के अंदर जैसे कोई हमने अमेंडमेंट करनी है या कोई उसके अंदर कोई इवैल्यूएशन डालनी है या चेक करना है कि दो मॉडल कितने स्टेबल हैं, कितना काम कर रहे हैं, तो उन मॉडल्स के जो बीच में हम स्लाइड कंसीडर करते हैं, वो ये स्लाइड कंसीडर होती है जिससे हमें समझ में आ जाता है कि हमारा मॉडल किस लेवल पर काम कर रहा है और दोनों मॉडल को कंपेयर करने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो डाटा है उसको एस्टिमेशन के लिए कोई रिसोर्स या कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी डाटा को हम एस्टिमेट करना चाहते हैं या हम कंप्यूटेशनल डाटा के थ्रू मालूम करना चाहते हैं, यदि कंप्यूटर के थ्रू मालूम करना चाहते हैं, तो हमारे पास तीन टेक्निक बहुत ज्यादा कॉमन है, जिसे हम आर टेक्निक कहते हैं, स्टाटा टेक्निक कहते हैं, और स्टाटा टेक्निक के साथ हम यूज करते हैं पाइथन। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये कोडिंग के तौर पर लिहाज से काम करती हैं, और बेसिकली जब हम कोई प्रॉपर इकोनॉमिक मॉडल बनाना चाह रहे होते हैं, तो हमें इन रिसोर्सेज या इन सिस्टम से मदद लेकर बनाने में आसानी हो जाती है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि फिर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स के, कंप्यूटेशनल वैलिडिटी दुनिया में एक्सेप्टेबल तो है, मगर उसको हम जो है वो यूज करते हैं इसलिए
कि हम उससे एक प्रॉपर वे में आसान वे में निकाल लें, लेकिन ह्यूमन एरर अपनी जगह रहता है और ह्यूमन एरर की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा कॉन्साइज है। स्टूडेंट बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स से जो चीजें चल रही है, ये इलेक्ट्रॉनिक जिन पे काम कर रहा है, खुदा न खास्ता कभी आपके पास पावर के इश्यूज हो, कभी आपके पास कोई और मसाइल हो, तो ये जो कंप्यूटेशनल टेक्निक मैंने आपको बताई, ये कंप्यूटेशनल टेक्निक काम नहीं करती। इसी तरह से अब हम जो चॉइस ऑफ एस्टिमेशन टेक्निक को पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक इसीलिए पढ़ रहे हैं कि स्टूडेंट्स को क्लियर हो सके कि हम जिस जगह पर स्टैंड करते हैं, जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, या हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन हमारी कितनी हद तक काम कर रही है हमारे लिए, तो हम उसको समझ सकें। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसको देखें तो हम मैनुअली इसको बहुत आराम से कर भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होता है कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं सब्जेक्ट को पढ़ने में, क्योंकि सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है बहुत ज्यादा, और इसमें जो है स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। और बेसिकली अगर वो स्ट्रगल को अपना एम्बिशियस बना ले तो वो इंशाल्लाह ताला इसको सब्जेक्ट को समझने में बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए कि सिस्टम किस तरह से डील किया जाता है।